Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are going to understand chapter 7 of geography, that is lifeline of national economy. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों है और ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमें यह समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, एयरवेज। ट्रांसपोर्टेशन के इन मोड्स के बारे में हम कुछ बेसिक बातें समझने वाले हैं। उसके बाद हम समझेंगे ये कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की नीड क्यों है और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे लास्ट में हम ये समझेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत क्यों पड़ती है, और अपनी प्यारी कंट्री इंडिया मेजरली कौन कौन से चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। तो आज के इस पार्ट में हम जो भी चीजें समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी नीड क्यों है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। देखिए, हम डेली बेसिस पर बहुत सारे गुड्स और बहुत सारे सर्विसेज का यूज करते हैं। डेली हम बहुत सारे सामान का, बहुत सारे गुड्स का यूज करते हैं। इसमें से बहुत सारे गुड्स आपको आसपास अवेलेबल हो जाएगी और बहुत सारे गुड्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत दूर से मंगवाने पड़ेंगे। तो जिनको हम दूर से मंगवाएंगे, क्या वो ऑटोमेटिक खुद ही चल के आ जाते हैं क्या? नहीं, उनको अपनी सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन, मतलब जहां पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है और जहां पर इनकी डिमांड है, वहां पर पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन की नीड इसीलिए होती है। तो वी यूज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हम बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसमें से कुछ गुड्स, सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग, while other requirements are met by bringing things from other places। तो इनमें से बहुत सारे सामान को हमें दूर प्लेसेस से मंगवाना पड़ता है, और जब हम दूर प्लेसेस से मंगवाते हैं तो ये ऑटोमेटिक चल के नहीं आते हैं, इनको लाने के लिए जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट द नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि ये सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पर गुड्स आ सके। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजरली टू थिंग्स पे डिपेंड करता है। एक तो उस कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का डेवलपमेंट कितना हो रहा है और कितनी तेजी से हो रहा है, और दूसरा इन गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहां पर फैसिलिटी किस प्रकार की है, उन फैसिलिटीज का डेवलपमेंट कितना हुआ है। सो एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का फास्ट डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोगों को कहा जाता है ट्रेडर्स। वो लोग, वो पीपल जो गुड्स को सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पर भेजने का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्टेशन में। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो मेजरली 3 डोमेन्स पे हो रहा है, अर्थ के 3 डोमेन्स पे, जिसमें पहला है लैंड, दूसरा है वाटर एंड तीसरा है एयर। मेजरली ये 3 डोमेन है जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यदि जमीन पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे कि रोड बनाकर, रेलवे लाइन बिछाकर या पाइपलाइन बिछाकर, तो उसे कहा जाता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर पानी, वाटर पर बड़ी बड़ी शिप चलाकर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसे बोला जाता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और यदि एयर के मीडियम से, यानी कि बड़े बड़े एरोप्लेन से गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसे बोला जाता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो मेजरली अर्थ के 3 डोमेन्स पे होता है, लैंड, वाटर एंड एयर। और इसी के बेसिस पर हम ट्रांसपोर्टेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं इस ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन का इवोल्यूशन कैसा है, कैसे हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने एंशियंट टाइम में थे, जब आदि मानव हुआ करता था, तो टेक्नोलॉजी, साइंस इतना डेवलप नहीं था। तो
जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रेड का काम, वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा वो अपने आसपास वाले एरिया तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन ये है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के रूप में हमें दिखता है। मतलब विश्व में, वर्ल्ड में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसे हम ट्रेड या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जल्द वहां पर जा नहीं सकते हैं। तो ये सब जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड्स के माध्यम से भी बढ़ी है। कम्युनिकेशन बोले तो जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, ये कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड है। तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बढ़ने का बेसिस रीजन है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ये जो ट्रेड का काम है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं अपनी प्यारी कंट्री इंडिया की कनेक्टिविटी की। इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत वास्ट कंट्री है, और यहां पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी। फूड डाइवर्सिटी की बात करें, क्लोथ डाइवर्सिटी की बात करें, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात करें, हर प्रकार की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो बहुत वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वास्टनेस होते हुए भी इंडिया का अंदर ही अंदर कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के साथ भी बहुत शानदार कनेक्टिविटी है। इस कनेक्टिविटी में ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स और कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड्स का बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे कि रेलवे, एयरवे, वाटरवे, ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स हो गए। इसी प्रकार कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सभी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के मोड्स ने इंडिया की कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा रोल अदा किया है। अब बात कर रहे थे हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहले भी बात की कि लैंड, वाटर और एयर, ये 3 मेन डोमेन्स है अर्थ के जिस पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। यदि लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो मेजरली इसमें 3 मोड्स आएंगे, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। आप जानते होंगे कि ये तीनों लैंड पर ही बिछे हुए होते हैं, लैंड के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है जो वाटर के मीडियम से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसमें है इनलैंड और ओवरसी। इनलैंड बोले तो एक ही कंट्री में, एक ही एरिया में, मुख्य रूप से रिवर्स या कैनाल के माध्यम से आप कंट्री के अंदर अंदर ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ये है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा है ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओवरसीज बोले तो सी पे, ओशन पे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में वाटर पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे कहा जाता है ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा है एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर मतलब हवा के माध्यम से, एयर के मीडियम से आप एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो। अब इसके भी 2 पार्ट्स है, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक बोले तो एक कंट्री, एक एरिया के अंदर अंदर ही आप एयरवे के माध्यम से जा रहे हो तो वो डोमेस्टिक एयरवेज हो जाएगा। और यदि एक कंट्री से दूसरे कंट्री एयरवेज के माध्यम से जा रहे हो तो उसे कहा जाएगा इंटरनेशनल एयरवेज। एक एक करके तीनों डोमेन और तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन की। तो मेजरली हमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत इन 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना है। रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, ये तीनों तो आपके लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आ गए। फोर्थ इज वाटरवेज, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ गया। और फिफ्थ इज एयरवेज, जो कि एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आ गया। तो एक एक करके हम 5 मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है रोडवेज। इंडिया के यदि हम रोड नेटवर्क की बात करें कि इंडिया में कितना ही लेंथ है रोड की, तो हम टोटल लेंथ के मामले में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। मतलब भारत में, इंडिया में इतना ज्यादा रोड का नेटवर्क है। यदि बात की जाए 2020-2021 के डेटा की, तो इंडिया में अराउंड 62.16 लाख किलोमीटर इतना ज्यादा रोड नेटवर्क है, और ये लगातार इसकी लेंथ बढ़ती ही जा रही है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज। मतलब इंडिया में रोडवेज रेलवेज से पहले ही आ गया था। रेलवेज बाद में आया है, पहले रोडवेज आया है।
अब इस रोड ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। उसके अलग अलग कारण है। सबसे बेसिक कारण तो यह है कि इसको बनाना, इसका कंस्ट्रक्शन करना और इसका मेंटेनेंस करना बहुत आसान है रेलवे की तुलना में। तो इट कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड इजीली, इसको आसानी से बनाया जा सकता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान पड़ता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी रेलवे की तुलना में बहुत कम है। रेलवे लाइन को बिछाना, उसको मेंटेन करना मुश्किल है, कॉस्टली है, जबकि रोडवेज को बिल्ड करना, उसका मेंटेन करना आसान है और सस्ता भी पड़ता है। थोड़ा सा इसका कॉस्ट कम पड़ता है। तीसरा रीजन है कि जो टोपोग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, जैसे कि माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, या प्लेटू वाले रीजन है जहां की टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, जहां का स्लोप्स बहुत ज्यादा है, वहां पर रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल होता है। रोडवेज आराम से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लेता है। अगर आपको कम पर्संस को, कम गुड्स को और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इनको ट्रांसपोर्ट करना है तो रोड ट्रांसपोर्ट इजी रहता है और थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो कुछ लोगों को, कुछ सामान को यदि छोटे से डिस्टेंस के लिए आपको भेजना है तो फिर आप प्रेफरेबली रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जहां से किसी गुड्स का सप्लाई हो रही है और जहां इसकी मेन डिमांड है, वहां तक सीधे रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो बीच में कहीं भी लोडिंग या अनलोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का मोड माना जाता है। साथ ही ये दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मोड के फीडर के रूप में भी उपयोग में आता है। फीडर का मतलब जैसे कि मालगाड़ी से, मतलब रेलवे से कुछ गुड्स आए हैं, वो कहां उतरेंगे, उसका अनलोडिंग कहां पर होगा, वो होगा आपके स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन से आपको मार्केट भेजना है, डोर टू डोर भेजना है, तो आप किसका यूज करोगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। मतलब ये बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड का हेल्प करता है, एक तरीके से फीडर के रूप में उपयोग में आता है। इसीलिए रोड ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं कि अपनी इंडिया में हम रोड्स को कैसे डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है कैपेसिटी के बेसिस पे। इस बेसिस पे हम इंडिया में मेजरली 6 पार्ट में रोड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे, सेकंड इज नेशनल हाईवे, थर्ड इज स्टेट हाईवे, फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिफ्थ इज अदर रोड्स एंड सिक्स्थ इज बॉर्डर रोड्स। एक एक करके हम इनके बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले है गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे। ये बहुत शानदार हाईवे है और इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था और इसको इंप्लीमेंट किया है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये इंडिया के चारों डायरेक्शन में जो 4 मेगा सिटीज है इनको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता। ये 4 डायरेक्शन में इंडिया की ये जो 4 मेगा सिटीज है इनको कनेक्ट करने का काम करता है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो इन चारों को आप ऐसे जोड़ोगे तो एक क्वाड्रिलेटर की आकृति आपको दिखेगी। और चूंकि ये एक सुपर हाईवे है, मिनिमम यहां पर 6 लेन के रोड्स हैं। लेन क्या होता है? जैसे कि आप रोड पे चलते हैं तो बीच में एक डिवाइडर होता है, इस तरफ गाड़ियां जा रही होती है और उस तरफ गाड़ियां आ रही होती है। अब डिवाइडर के इस तरफ भी व्हाइट पट्टी के माध्यम से, व्हाइट लाइन के माध्यम से रोड को ऐसे डिवाइड किया होता है। तो 2 व्हाइट पट्टी के बीच में जो जगह होती है जिसपे जनरली एक बड़ी गाड़ी चल सकती है उसे एक लेन बोला जाता है। तो यदि ऐसी 3 व्हाइट पट्टी हो तो फिर 3 लेन हो जाएंगे, इधर भी 3 लेन और डिवाइडर के उधर भी 3 लेन, तो टोटल 6 लेन हो गए। तो ये 6 लेन के सुपर हाईवे है। इस पे गाड़ियां बहुत तेजी से चलती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होता है, तो टाइम की भी बचत होती है, फ्यूल की भी बचत होती है और डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सब चीजें एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करती है। और ट्रांसपोर्टेशन यदि एफिशिएंट होगा तो
इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दिखने में ये क्वाड्रिलेटरल जैसा है और इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत ज्यादा रोल है, इसीलिए इसे बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो ये कौन से 4 मेगा सिटीज को जोड़ने का काम करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और इसमें जनरली कितने लेन के सुपर हाईवे बने हुए हैं? 6 लेन के सुपर हाईवे बने हुए हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इन 4 मेगा सिटीज के बीच में टाइम रिड्यूस हो जाए ट्रांसपोर्टेशन का, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा आ जाए, साथ ही डिस्टेंस भी थोड़ी बहुत कम हो जाए, जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा इसका रोल हो जाए। अब इसके कुछ मेजर पार्ट्स हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोले तो नॉर्थ में श्रीनगर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी को जोड़ने वाला एक रोड है, जो कि इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटर का एक पार्ट है। और ईस्ट में असम के सिलचर से लेकर वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर को जोड़ने वाला एक रोड है, जिसे बोला जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यह भी गोल्डन क्वाड्रिलेटर के पार्ट के अंतर्गत ही आता है। इन सब के माध्यम से, इन सब के हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन बहुत एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सेकंड इंपॉर्टेंट रोड कैटेगरी है नेशनल हाईवे, जो कि इंडिया की प्राइमरी रोड सिस्टम है। और ये जो एक्सट्रीम पार्ट है कंट्री के और जो मेजर पार्ट है कंट्री के, उनको जोड़ने का काम करता है। और ये भी एक शानदार हाईवेज हैं जिस पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है। तो इंडिया में जो मेजर नेशनल हाईवे है वो पूरे इंडिया में जाल बनाए हुए हैं, एक बहुत शानदार उनका नेटवर्क बना हुआ है, चाहे नॉर्थ साउथ की बात करो या ईस्ट वेस्ट की बात करो। थर्ड इज स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है उसको, स्टेट के जो मेजर मेजर टाउन्स है, मेजर मेजर सिटीज है, उनको जोड़ने का काम करता है। फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट रोड। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मेजर टाउन्स, मेजर विलेजेस को जोड़ने का यह काम करता है डिस्ट्रिक्ट रोड। फिफ्थ इज रूरल रोड्स। रूरल एरिया को, इसके आसपास के जो मेजर टाउन्स है उसको जोड़ने का काम करता है रूरल रोड। अब रूरल रोड के बहुत तेजी से डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम आई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि विलेजेस को टाउन से एक पक्की रोड, मेटल रोड के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि किसी भी सीजन में, मेजरली बारिश के सीजन में, रोड कनेक्टिविटी बनी रहे, विलेजेस ऐसे कट ना जाए टाउन से। तो ऑल वेदर रोड के माध्यम से विलेजेस को अपने आसपास के टाउन से जोड़ा जाना इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। सिक्स्थ इज बॉर्डर रोड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बॉर्डर एरिया में, इंडिया के बॉर्डर एरिया में जो रोड बनी हुई है वो बॉर्डर रोड कहलाती है। मेजरली इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पे और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे, इंडिया के, ये इंडिया का एक रफ मैप, तो मेजरली इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट और नॉर्थ वाला पार्ट है, इसके बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनी हुई है वो बॉर्डर रोड्स कहलाती है। मेजरली इसका 2 बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इस एरिया में जो भी टाउन, सिटीज, विलेजेस बने हुए हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही चूंकि ये बॉर्डर एरिया है तो यहां पर आर्मी पर्सनल रहते हैं, आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी में यहां पर तेजी से आर्मी पहुंच सके, उसके लिए इन बॉर्डर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। मतलब इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। अब बॉर्डर रोड बनाने का काम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्टेब्लिशमेंट होता है 1960 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बॉर्डर रोड बनाने का काम, उनको मेंटेन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम के द्वारा किया जाता है। तो बॉर्डर एरिया में रोड बनाना जिसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और उन एरिया में जो विलेजेस हैं, जो सिटीज हैं, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, वहां पर भी गुड्स सर्विसेज पहुंच सके, इसके लिए बॉर्डर रोड्स बनाए जाते हैं। अब इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनाई है। टनल बोले तो सुरंग, मतलब पहाड़ को काटकर पहाड़ के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए जो सुरंग बनाई जाती है उसे टनल बोला जाता है, और ये हाईवे पर बनाई गई है, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो अराउंड 9.02 किलोमीटर है। किसने बनाया? ये बॉर्डर रोड
ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये कौन से दो एरिया को जोड़ने का काम करता है? हिमाचल प्रदेश की दो एरिया है, एक तो है लाहौल स्पीति वैली और दूसरा है मनाली। तो मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ने का यह काम करता है। इसे क्यों बनाया गया है? ये जो लाहौल स्पीति वैली है, यहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, यानी कि हैवी स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति वैली इंडिया के बाकी एरिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है अराउंड 6 महीनों के लिए। तो लाहौल स्पीति वैली साल भर कनेक्टेड रहे, इसके लिए लाहौल स्पीति वैली को ऐसे पहाड़ को काटकर टनल बनाकर मनाली से जोड़ा गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन है। ये हिमालय के पीर पंजाल रेंज को काटकर बनाई गई है और ये मीन सी लेवल से अराउंड 3000 मीटर की ऊंचाई पे है। बहुत ज्यादा इसका स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और लाहौल स्पीति वैली के लिए तो बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये था कैपेसिटी के बेसिस पर रोड्स का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं कि इनको बनाने में जो मटेरियल का यूज होता है उसके बेसिस पर किस प्रकार के रोड होते हैं। एक होता है मेटल रोड, एक होता है अनमेटल रोड। हम जो जनरली रोड देखते हैं वो मेटल रोड के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ऑल वेदर रोड है, मतलब किसी भी वेदर में इस पे आप गाड़ी चला सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। ये जनरली सीमेंट, कंक्रीट, कोल के बिटुमिन से बनी होती है। और दूसरे प्रकार है अनमेटल रोड, कच्ची सड़कें जो होती है, जो मेनली रेनी सीजन में ट्रांसपोर्टेशन के काम में नहीं आती है। तो मटेरियल क्या यूज हो रहा है उस बेसिस पर भी हम रोड ट्रांसपोर्टेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में हमने जो समझा उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। हमने समझा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स कौन से हैं, और जिसमें से ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसका हम डिफरेंट बेसिस पर किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में हमने जो भी बातें की है उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1960, सी है 1970 और डी है 1980। तो हमने देखा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बॉर्डर एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1960 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनाई है, उसका नाम क्या है। ए रोहतांग टनल, बी अटल टनल, सी जोजिला टनल, डी नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा कि इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लाहौल स्पीति वैली और मनाली को जोड़ने के लिए एक टनल बनाया है जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जिसका नाम है अटल टनल, जिसकी लेंथ अराउंड 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। तो इसका नाम क्या है, अटल टनल। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज प्रोजेक्ट कनेक्ट। बोला जा रहा है कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे प्रोजेक्ट है वो कौन से सिटीज को, कौन से एरिया को जोड़ने का काम करता है। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने देखा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर इंडिया के चारों डायरेक्शन में जो 4 मेगा सिटीज स्थित है उनको जोड़ने का काम करता है। नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता। और इन चारों को जब जोड़ के जो आकृति बनती है वो क्वाड्रिलेटर जैसी दिखती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत ज्यादा रोल है, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। तो कौन कौन से एरिया को, कौन कौन से सिटी को जोड़ने का काम करता है, दिल्ली को भी जोड़ता है, मुंबई को भी जोड़ता है, कोलकाता को भी जोड़ता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने आज के इस सेशन में जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया है। होप आज की क्लास में, आज के इस सेशन में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।